यस, ये जो अंडरस्टैंडिंग है कहीं ना कहीं बेसिक्स में तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग लेवल को इंक्रीज करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें डीपली भी नहीं जाना है रॉक्स में, ओके, बिकॉज मेनी ऑफ द थिंग्स विल कम इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स एंड करंट अफेयर्स। लेकिन हाँ, बेसिक वाला कवर कर लेते हैं, जितना हम लोग क्लास में करेंगे उतना ही। यहाँ पर जो लिखा है ये बहुत है ना। सेडिमेंट्री रॉक्स are formed by the deposition, compaction and cementation of sediments derived from the pre-existing rocks। तो ये सब वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन यू आर अपियरिंग इन एग्जाम कि भाई सेडिमेंटेशन क्या है, कॉम्पैक्शन क्या है, सीमेंटेशन क्या है। या फिर ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि सेडिमेंट्री रॉक्स के बनने में डेपोजिशन, कॉम्पैक्शन और सीमेंटेशन का रोल है या नहीं है। और सेडिमेंट्री रॉक्स एज आई हैव टोल्ड यू, सबसे पहले कौन सा रॉक बना है, इग्नियस रॉक बना है, बेसमेंट का रॉक बना है। और इसमें क्या हुआ, इस रॉक में वेदरिंग और इरोजन हुआ, टूट फूट हुआ, तो ऊपर का लेयर में सेडिमेंट्स बन गया और यही सेडिमेंट सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हुआ है। पहले की क्लास में हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं, है ना। यहाँ पर अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, यही सेडिमेंट्स विल कन्वर्ट इनटू सेडिमेंट्री रॉक्स। ये सेडिमेंट्स, ये जो अवसाद है, ये नदी, हवा, पानी, ग्लेशियर के द्वारा दूसरी जगह जाके इकट्ठा होता है और लेयर बाय लेयर इकट्ठा होता है, इसलिए इसमें लेयर्ड स्ट्रक्चर मिलता है सेडिमेंट्री में। कॉम्पैक्ट होता है ना, इस तरह से फिर रॉक्स का धीरे धीरे फॉर्मेशन होता है, ओके। देखो यहाँ पर क्या है कि सेडिमेंट्री रॉक्स में दे कवर नियरली कवर नियरली 75% या छुपा हुआ है, पर मैं बता दूं 75% अर्थ सरफेस, बट कंस्टिट्यूट सिर्फ 5%। मतलब कि ये जो रॉक्स है सेडिमेंट्री, कहीं ना कहीं पूरे अर्थ में 75% है, ओके। बट क्रस्ट में सिर्फ और सिर्फ कितना है, 5% बाई वॉल्यूम, ओके। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस फैक्ट। नाउ दिस इज अ डायग्राम ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। देखो हिंदी में भी है, 75% ढकता है, लेकिन वॉल्यूम सिर्फ 5% है इसका। और ये भी डायग्राम देखो सेडिमेंट्री रॉक्स का ही है। सेडिमेंट्री रॉक्स इस तरह का मिलेगा जिसमें कि तुमको लेयर्ड स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहा है, कई सारा लेयर्स दिख रहा है यहाँ पे, देखो ऐसा ऐसा, है ना। और क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि इसमें छोटा मोटा पत्थर है। ये सब पत्थर वगैरह कहाँ से आया, ऑब्वियसली ये टूट फूट से बना है। ये सब जो पत्थर वत्थर टूटा है, और टूटने का रीज़न क्या है, आई हैव टोल्ड यू कि सेडिमेंट्री रॉक्स के फॉर्मेशन में डेनुडेशन का जो प्रोसेस है, अनाच्छादन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट। डेनुडेशन इज द कंबाइंड नेम ऑफ व्हाट, वेदरिंग एंड इरोजन। ये सब प्रोसेस सेडिमेंट्री में होता है, इग्नियस में नहीं होता है। इग्नियस में सिर्फ मैग्मा ठंडा होगा, कूल होगा और सॉलिडिफाई हो जाएगा, ओके। नाउ सी, यहाँ पर ये जो तुमको दिख रहा है, आई मीन टू से, कहाँ गया सेडिमेंट्री रॉक्स का फिगर, ये ध्यान रखना है। उसके बाद देखो ये भी सेडिमेंट्री रॉक्स ही है, ये सारा कुछ, है ना। ये भी सेडिमेंट्री रॉक्स है। इसको मैं छोटा कर दूँ तो थोड़ा सा और तुम्हें क्लियरली दिख जाएगा। सेडिमेंट्री रॉक्स यहाँ पर, इनफैक्ट ये सारा एग्जाम्पल सेडिमेंट्री रॉक्स का, देखो यहाँ भी बहुत सारा लेयर है इसमें, है ना। ठीक है, लेयर लेयर है, कितना सारा लेयर है। सेडिमेंट्री रॉक्स का एक खास बात होता है, इसमें लेयर्ड होता है। लेयर्ड कैसे होता है, डेपोजिशन होता है एक के ऊपर एक, और कॉम्पैक्शन होता है। देखो ये सेडिमेंट्री रॉक्स है, इसको सैंडस्टोन बोलते हैं या बलुआ पत्थर बोलते हैं, इस तरह का। ये बहुत भुरभुरा होता है, हाथ से भी इसको ऐसे मारोगे तो टूट जाएगा ये, है ना। बहुत लाइट होता है। सेडिमेंट्री रॉक्स इस तरह के होते हैं, ओके। देखो सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल में कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर, जैसे सैंडस्टोन है, लाइमस्टोन है, सेल है, कोयला है ना, कोल वगैरह,
कैरेक्टरिस्टिक्स में देखते हैं क्या क्या होता है सेडिमेंट्री रॉक्स का विशेषता। यहाँ से प्रीलिम्स में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखना। इस वाले टॉपिक से प्रीलिम्स के क्वेश्चंस कवर होते हैं। डोंट फॉरगेट, जब तुम प्रीलिम्स देने जाओगे, पहले ट्रेडिशनली तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आगे चलकर क्या होता है, जब इसमें आई मीन टू से कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जाती है सेडिमेंट्री रॉक्स की, तो मेंस के लिए तुमको ये पॉइंट्स याद रखना है अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये डायरेक्ट नहीं आएगा, ये सारा कुछ अंडरस्टैंडिंग लेवल पे रखना है। प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आते थे एमसीक्यू, पहले देखोगे 10 साल पहले तो यहाँ से आता था, आजकल कम आते हैं, आजकल नए नए मिनरल से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। बट फिर भी बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ सिलेबस, यूपीएससी कभी भी इनसे भी क्वेश्चन कर सकती है तुमसे। तो उस टाइम हम लोग ये नहीं कहेंगे कि आउट ऑफ द वे चली गई यूपीएससी, है ना, क्योंकि सिलेबस का पार्ट है तो करके ही जाना है। बट यस, इसका सिग्निफिकेंस क्या है इन टॉपिक्स का, आई हैव टोल्ड यू। उतना ही वेटेज दे के पढ़ना है, बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं देना है। अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि इसको कितना ज़्यादा आई मीन टू से मतलब प्रायोरिटी में रखना है, तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी में ना रख के सेकंड और थर्ड प्रायोरिटी में रख सकते हो इस वाले टॉपिक को। बट यस, क्योंकि हमें पूरे सिलेबस को भी कवर करना होता है, तो कोई चीज़ छूटना भी नहीं चाहिए, है ना। ये सारा कुछ कवर करेंगे। तो सेडिमेंट्री रॉक्स को क्या कहते हैं, सेकेंडरी रॉक्स। क्योंकि प्राइमरी कौन है, प्राइमरी इज द इग्नियस, सेकेंडरी यही हुआ सेडिमेंट्री। और इन दोनों के बाद क्या बनता है, थर्ड वाला रॉक, दैट इज मेटामॉर्फिक। ओके, मेटामॉर्फिक रॉक। देखो, लेयर्ड स्ट्रक्चर, स्ट्रैटिफिकेशन, यहाँ पर क्या है, स्ट्रैटिफिकेशन हो रहा है। ये बहुत डिस्टिंक्टिव फीचर है लेयर्स का और स्ट्रैटा का। तो यहाँ पर देखो, सेकेंडरी रॉक्स और लेयर्ड स्ट्रक्चर। लेयर स्ट्रक्चर अभी दिखाया था मैंने तुम्हें डायग्राम में, इसमें लेयर्स और स्ट्रैटा है, परतदार संरचना है। और इसकी वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, हम रॉक्स की जियोलॉजिकल हिस्ट्री और उनकी एज को डिस्कवर कर लेते हैं इससे, जब हम इसके लेयर्स को देखते हैं। देखो, ये लेयर्स की कार्बन डेटिंग होती है और पता चलता है कि कौन सा लेयर किस साल में बना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये हमें जियोलॉजिकल टाइम्स के लिए जियोलॉजिकल हिस्ट्री को जानने में हेल्प करता है, सेडिमेंट्री रॉक्स का ये लेयर। थर्ड क्या है, प्रेजेंस ऑफ फॉसिल्स। इग्नियस में ये सब नहीं था, जो भी अभी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, ये इग्नियस में नहीं था। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं प्रेजेंस ऑफ फॉसिल्स, है ना। फॉसिल सेडिमेंट्री रॉक्स में होता है, प्लांट्स और एनिमल्स के जीवाश्म सुरक्षित रहते हैं। और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, एविडेंस फॉर इवोल्यूशन एंड पास्ट क्लाइमेट। कहीं ना कहीं हमें ये पास्ट क्लाइमेट वगैरह के बारे में भी बताता है। क्योंकि देखो, कई सारा लेयर होता है, मान लो एक लेयर ये है सेडिमेंट्स का, और इसके ऊपर कुछ मरीन ऑर्गेनिज्म आ गया, है ना। सपोज ये फिश है, कोरल्स है ना, या और भी क्रस्टेशियंस वगैरह है, गैस्ट्रोपॉड्स, टेरोपॉड्स, जो भी बॉटनिकल और जूलॉजिकल नाम है, ओशन में जितने भी इस तरह के स्पीसीज रहते हैं, अब उनके ऊपर एक दूसरा लेयर बन जाता है। ठीक है, फिर इसके ऊपर वो सारे एनिमल्स आते हैं, और फिर एक और लेयर बन जाता है। तो ये सब जो लेयर बन रहा है, ये लेयर फाइनली क्या करता है, एक एक लेयर जो बन रहा है इसको दबा देता है, और ऑर्गेनिज्म की जो डेड बॉडी है, इनमें पेट्रोल और नेचुरल गैस वगैरह मिलता है ना। ये फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स होने की वजह से ही इसमें ड्रिलिंग की जाती है, और ड्रिलिंग करने के बाद ये जितना भी जानवर है, ये क्या है, इसमें का कुल मिला के इससे तेल को मतलब क्रूड ऑयल को यहाँ से निकाला जाता है, बिकॉज ऑर्गेनिजम्स सेडिमेंट्री लेयर्स के अंदर ट्रैप रहते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखना है, जीवाश्म इसमें सुरक्षित रहते हैं। मैंने पिछले क्लास में भी इसको थोड़ा सा डिटेल में बताया था, स्टार्टिंग में, जब हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन कर रहे थे, है ना। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये जो फॉसिल्स हैं, ऑब्वियसली दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट दे आर प्रोवाइडिंग एवोल्यूशन ऑफ पास्ट क्लाइमेट्स, एंड दे आर रिलेटिवली सॉफ्ट नेचर। अभी बताया था कि इग्नियस रॉक क्या होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट होता है तो तुम इस डायग्राम में देख लो, यहाँ पर मैंने तुम्हें क्या दिखाया था, सॉफ्ट है, बहुत भुरभुरा है, देखो यहाँ टूटा फूटा है।
तो तुम थोड़ा सा भी हिट करोगे तो ये एकदम पाउडर की तरह नीचे गिर सकता है। बहुत सॉफ्ट होता है सेडिमेंट्री रॉक्स, क्योंकि ये सेडिमेंट से बना है, मैग्मा से नहीं। मैग्मा से बनता तो बहुत टफ होता है ना, और साथ से धूल मिट्टी से बना है जो कि ऑलरेडी टूटे फूटे होते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है देखो इसका। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में इसका परतदार संरचना सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, ये तो चलो हो गया था। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। पोरस एंड परमिएबल। ओके, porous and permeable. Many sedimentary rocks contains pores and allows water movement. क्योंकि ढीला ढाला होता है तो भाई इनके अंदर से पानी क्या होता है, आराम से परकोलेट करके नीचे चला जाता है, वाटर नीचे के लेवल में चला जाता है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स का ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसमें पोर्स होता है, परमिएबल होता है, पोरस होता है, और इसका एग्जाम्पल सैंडस्टोन, लाइमस्टोन वगैरह है। ओके, हिंदी में भी दे रखा है रंध्रयुक्त एवं पारगम्य होती हैं। पारगम्य मतलब पानी पार कर जाता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर्मेशन बाय डेपोजिशन। इसमें मैंने जब फॉर्मेशन की बात की थी, हम लोग रॉक्स का फॉर्मेशन कर रहे थे पहले की क्लासेस में, उसमें एक्यूमुलेशन हो रहा था किसका, सेडिमेंट्स का, रिवर्स के द्वारा। जैसा अभी भी मैं थोड़ा सा बताया था, विंड, ग्लेशियर, सी, ये सब क्या करता है, ये सब कहीं ना कहीं आप, ये देखो है ना, यहाँ पे सेडिमेंट्स को विंड या रिवर है ना उठा के कहीं और ले जाके डिपॉजिट करता है, और वहाँ पे कॉम्पैक्शन होता है, सॉलिडिफिकेशन होता है। उसके बाद लिथिफिकेशन होता है। लिथिफिकेशन का मतलब क्या होता है, रॉक्स का फॉर्मेशन। ठीक है, लिथिफिकेशन भी साथ साथ में दिखाई देता है, रॉक्स का फॉर्मेशन भी होगा। तो ये भी नहीं भूलना है, लिथिफिकेशन इज द नेम, इट इज द नेम गिवन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, ये पूरा का पूरा देख रहे हैं हम, फॉर्मेशन ऑफ डेपोजिशन। तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इग्नियस का मैग्मा से और इसका डेपोजिशन से। ये सब वर्ड याद रखना है तुमको एग्जामिनेशन के लिए। नॉन क्रिस्टलाइन नेचर, इसका नेचर क्या है, नॉन क्रिस्टलाइन। इंटरलॉकिंग क्रिस्टल है ही नहीं इसमें, क्योंकि मैग्मा नहीं है, ढीले ढाले सेडिमेंट से बनता है, तो ये इतना इंटरलॉकिंग हो ही नहीं सकता, क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होता ही नहीं है। इग्नियस तो क्रिस्टलाइन था, और ये क्या है, नॉन क्रिस्टलाइन है, ये भी नहीं भूलना है हमें। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यही है कि भाई जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, दे आर नॉट क्रिस्टलाइज, हिंदी में कह सकते हैं रवेदार नहीं होते हैं। ओके, वैरायटी ऑफ कॉम्पोजिशन, ये इसका कॉम्पोजिशन का कई सारा वैरायटी हो सकता है। मैकेनिकली फॉर्म्ड होते हैं, केमिकली फॉर्म्ड और ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड, है ना। जो रॉक्स मैकेनिकली फॉर्म्ड होता है उसका कॉम्पोजिशन अलग होगा, जो केमिकली फॉर्म या रासायनिक रूप से बनता है उसका अलग होगा, जो ऑर्गेनिक या जैविक रूप से फॉर्म होता है उसका संगठन या कॉम्पोजिशन डिफरेंट होगा। और जब हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था कि भाई कैसे कैसे इन रॉक्स की फॉर्मेशन होती है, उस रॉक्स के फॉर्मेशन में हमने ये तीनों प्रोसेस देखे थे। आई थिंक तुम लोगों को याद होगा जिन्होंने क्लासेस की हैं। देखो जो रेगुलर नहीं है, मैं उनको मना करने वाला हूँ, मैं बहुत स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ कि मुझे ऐसे स्टूडेंट्स बिल्कुल नहीं पढ़ाने जो सीरियस नहीं है। ओके, जो सीरियस है वही पढ़ेगा। अगर किसी ने इन्फॉर्मेशन दी है जेन्यूनली, तब तो अलाउ करूंगा, जो जेन्यूनली इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, ओके, तो दे आर नॉट गोइंग, आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ इन द क्लास। क्योंकि ये हम लोग यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम लोग को क्या करना है, 27 को टारगेट मानकर, ये टारगेट बैच है, ध्यान रखना, यूपीएससी के लिए। एक बैच स्टार्ट हुआ 1-2 महीने के बाद, वो बेसिक्स के लिए हो सकता है, जिनका 27 नहीं 28-29 में जिनको देना है, तो एनसीईआरटी लेवल पे स्टार्ट होगा, एज आई हैव टोल्ड यू। चलो उसको तो बात की बात है, पहले ये वाला तो टारगेट बैच वाला पे जो लोग हैं उस पर फोकस करना चाहिए। रिकॉर्ड ऑफ अर्थ हिस्ट्री, तो इसमें देखो फॉसिल्स है, मैंने बताया था, फॉसिल्स है यानी जीवाश्म है सेडिमेंट्री और सादी सेलों में। तो ये फॉसिल्स है, इसलिए हम अर्थ की हिस्ट्री का भी रिकॉर्ड रख सकते हैं। पहले का इन्वायरमेंट कैसा था, क्योंकि स्पीसीज को देखकर बताया जा सकता है ना, प्लांट्स को, वेजिटेशंस को देखकर बता सकते हैं कि उस टाइम का क्लाइमेट कैसा रहा होगा। क्योंकि प्लांट में क्या होता है, उस टाइम का मॉइस्चर होता है ना, क्लोरोफिल होता है, सब कुछ, जाइलम फ्लोएम कैसे कैसे काम कर रहा था, वो सब कुछ देख के हम स्टडी करके पहले के क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट को समझ सकते हैं। ओके, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद देखते हैं हम
एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, ये सेडिमेंट्री रॉक्स का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत एक्सटेंसिव है, महाद्वीपीय क्षेत्रों एवं समुद्री तल के बड़े भाग पर विस्तृत है, कवर्स मोस्ट कॉन्टिनेंटल एरियाज एंड ओशन फ्लो। ठीक है, ये सारी बातें थी, सारी जानकारी थी किससे रिलेटेड, सेडिमेंट्री रॉक्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, so we have done with characteristics of rocks। ओके, अभी तक हमने जो देखा है ये सारे पॉइंट्स तुम्हारे दिमाग में रहने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में हम इन चीज़ों को पूछेंगे तो तुम्हारे पास ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जब क्वेश्चन करोगे एमसीक्यू के और मेंस के दोनों के। लेकिन उसके पहले हम लोग क्या करेंगे अभी, कुछ करंट अफेयर्स वाला पोर्शन और जो मिसैलनियस पोर्शन है वो भी हम लोग करेंगे मंडे को। ट्यूसडे को ये सब एग्जाम हो सकता है, लेकिन 2 दिन का अभी तुम्हें टाइम है, 2-3 दिन का। यू कैन गो थ्रू द स्टडी मटेरियल, ये पीडीएफ में क्लास के बाद दे दूंगा, और उसके बाद तुम्हें इन सबको पढ़ के रेडी होके आना है एग्ज़ाम में। और इसमें ध्यान रखना, अभी जो एग्ज़ाम होगा उसमें 95% क्वेश्चन इस टॉपिक के होंगे और 5% क्वेश्चन पुराने टॉपिक के होंगे, सो दैट तुम्हारा पहले का भी रिवीजन चलता रहेगा। ठीक है, ये अच्छा आइडिया है ना, ताकि पहले के टॉपिक्स को भूलना नहीं है। ओके, आई होप बातें समझ में आ रही यस है। सर। इज इट क्लियर? चलो यस सर। अब देखते हैं आगे। तो यहाँ पर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स तो हो गया, इसके बाद सिग्निफिकेंस देखते हैं हम, सिग्निफिकेंस ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स और सादी सैलों का महत्व, है ना भाई। फॉसिल्स की बहुत बात आ रही है इसमें, ये तो तुम अब कभी नहीं भूलोगे कि इसके अंदर फॉसिल्स होता है, मेजर सोर्स ऑफ फॉसिल्स है, जीवाश्मों का प्रमुख स्रोत है, उसको प्रिजर्व करके भी रख रहा है। देखो आज के टाइम में प्रिजर्वेशन बहुत कॉस्टली होता है, अगर तुम किसी भी स्पीसीज की बॉडी को प्रिजर्व करके रखोगे, है ना, उसका बहुत ज़्यादा पर डे का उसको जो फ्रीजिंग कंडीशन में रखना होता है ना, वैसा कंडीशन में उसको रखने के बाद बहुत कॉस्टली होता है, हर स्पीसीज को रखना पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन नेचुरली सेडिमेंट्री रॉक्स क्या कर रहा है, फॉसिल्स का प्रिजर्वेशन कर रहा है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि फॉसिल्स का प्रिजर्वेशन कौन सा रॉक करता है, प्रिजर्वेशन जो है स्पीसीज का, फॉसिल्स का, वो किस तरह से, कहाँ से, कौन से रॉक्स में या कैसे होता है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड। इम्पोर्टेंस क्या है, वही बात है, फॉसिल्स का प्रिजर्वेशन तो है, लेकिन हम इससे किसी भी स्पीसीज का इवोल्यूशन और जियोलॉजिकल टाइम स्केल को समझ सकते हैं। ओके, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है पहले वाले पॉइंट से, इनको नहीं भूलना है। नेक्स्ट हम आ रहे हैं, देखो नेक्स्ट पॉइंट है सोर्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। ओके, मोस्ट फॉसिल्स फ्यूल अकर्स इन सेडिमेंट्री रॉक्स। ज़्यादातर फॉसिल फ्यूल किस में पाए जाते हैं, ज़्यादातर क्या, सबसे ज़्यादा बिल्कुल ठीक है, इसी में पाए जाते हैं, इग्नियस वगैरह में ना के बराबर है। अब जीवाश्म, सॉरी फॉसिल फ्यूल्स, यहाँ फॉसिल्स नहीं है, यहाँ फ्यूल्स की बात आ रही है, ध्यान रखना। तो पहले वाले पॉइंट में हमने फॉसिल्स देखा, ओनली फॉसिल्स, एंड नाउ हियर वी आर गोइंग टू एनर्जी रिसोर्सेस। अब तुम देखो यहाँ पर आजकल जो ईरान और पूरे वॉर चल रहा है, उस वॉर में क्या है, अभी कोई एंट्री कर रहा है, 1 मिनट रुक जाओ। संतोष, संतोष, जी सर। तुम्हें एंट्री मिलनी चाहिए क्लास में। सर वो मतलब मेरा व्हाट्सएप ही नहीं खुला था सिस्टम में, वो कब से अपडेट ही ले रहा था। चलो कोई नहीं, तुम्हारी जेन्युइन प्रॉब्लम है तो तुम्हें एंट्री करना चाहिए, ठीक है। लेकिन कभी भी एब्सेंट रहो तो बता दिया करो। चलो अभी तो व्हाट्सएप में प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, तुम्हें पता ही नहीं चला है, लेकिन क्लास में रेगुलर रहो, ठीक है। 27 है ना तुम्हारा, 27 संतोष, 28 है, 29 कोई बात नहीं, तुम आगे भी 2 बैच एनसीईआरटी वाला भी कर सकते हो, पर करो इसको भी। चलो, तो हम क्या देख रहे थे यहाँ पे कि भाई जो भी रॉक्स हैं उसका क्या देख रहे थे कि भाई जो ज़्यादातर फॉसिल फ्यूल्स, यस,
वी वर टॉकिंग अबाउट द एनर्जी रिसोर्सेस। हम किसकी बात कर रहे हैं? एनर्जी रिसोर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि ईरान यूएस इसराइल का जो वॉर चल रहा है, इसमें फ्यूचर में हम एनर्जी क्राइसिस देखने वाले हैं। ओके, एनर्जी क्राइसिस देखेंगे, और हो सकता है कुछ इसका ऑल्टरनेट भी निकल जाए, ऐसा नहीं कि हम क्राइसिस ही देखेंगे। बट हाँ, कन्वेंशनल सोर्स में तो वैसे भी क्राइसिस आ रहा था। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन कौन सा है? कोल है, पेट्रोलियम है, और कौन है? नेचुरल गैस है ना? तो इनमें तो हम पहले से भी कन्वेंशनल सोर्स में क्राइसिस देख रहे हैं, स्कार्सिटी, क्राइसिस नहीं स्कार्सिटी, बट अब क्राइसिस आएगा। तो इसलिए अब देखो, एनर्जी रिसोर्सेज अगर हम ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढें, या कोई अलग एरिया से हम अपनी कंट्री में भी एनर्जी रिसोर्स ढूंढने की कोशिश करें, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? सेडिमेंट्री रॉक्स में, क्योंकि ज़्यादातर जीवाश्म ईंधन कहाँ पाए जाते हैं? और शादी सैलों में, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ओके, ग्राउंड वाटर रिजर्वायर। देखो अगला सिग्निफिकेंस क्या है, नेक्स्ट सिग्निफिकेंस, ग्राउंड वाटर रिजर्वायर। ग्राउंड वाटर क्या है भाई? वाटर रिसोर्स का एक टाइप है ना? वाटर भी तो रिसोर्स है, जैसे मिनरल रिसोर्स है, एनर्जी रिसोर्स है, वाटर रिसोर्स है। तो वाटर रिसोर्स में मेनली दो तरह के रिसोर्स आते हैं, सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर, है ना? यहाँ पे ग्राउंड वाटर की बात आ रही है। तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स होता है उसमें एक्विफर्स होते हैं। एक्विफर्स क्या होता है? जहाँ पर स्टोर होता है पानी। ये ध्यान रखना, एक्विफर्स क्या होता है? सपोज यहाँ पर तुम देख पा रहे हो एक लेयर है, दूसरा इसके नीचे एक लेयर दिया हुआ है सेडिमेंट्री रॉक्स का, तीसरा एक और सेडिमेंट्री रॉक्स का लेयर है, और ये वो लेयर है जो ज़मीन के नीचे है, ऊपर वाले लेयर्स नहीं है। ज़मीन के नीचे, ऊपर हम लोग रह रहे हैं, पेड़ पौधे हैं, घर बार हैं, लोग हैं, बारिश हुई, है ना? बारिश हुई, पानी नीचे चला गया, और एक लेयर में जाके पानी फंस गया, जहाँ पर जगह रहती है, उस जगह में, उस गैप में पानी भर जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? एक्वीफर्स। ठीक है, और ये एक्वीफर्स में ग्राउंड वाटर स्टोर होता है। ठीक, ग्राउंड वाटर स्टोर होता है ऐसे एक्वीफर्स में। समझ गया एक्वीफर्स क्या है? अब देखो यहाँ पर क्या है, हम देख पा रहे हैं कि ये तुम्हारा ग्राउंड वाटर रिजर्वायर है, ध्यान से समझना इसको। तो एक्वीफर्स भी तो हमें चाहिए, एक्वीफर्स नहीं होगा तो पानी कहाँ स्टोर करेंगे? तो भाई यहाँ एक अच्छी बात ये है कि हमें पानी स्टोर करने के लिए नेचुरल जल भृत या एक्वीफर्स मिल जा रहा है। ओके, ये सारी चीज़ें तुम्हें ध्यान रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कब क्या कैसा क्वेश्चन यूपीएससी देगी तुम्हें भी नहीं पता। तो हमें ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि इससे, इन चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। चाहे एक्वीफर्स का नाम आ रहा है या किसी भी चीज़ का नाम आ रहा है, ये ध्यान रखना कि इस बार जो 27 में अपियर होने वाले हैं, और जो क्लासेस कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, एक एक क्लास की रिकॉर्डिंग दी जा रही है, रखी जा रही है, कि कल को दिखाया जाएगा कि भाई हम लोगों ने इसमें सारा कुछ कवर किया है, कुछ भी छूटा नहीं है। फिर भी अगर स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो ये उनकी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन ये काम मेरा नहीं कि मैं तुम्हें आईना दिखाऊं कि भाई तुमने नहीं पढ़ा। ये पढ़ाने के बाद मेरा काम ये भी रहेगा इस बार, कि तुम लोगों के ऊपर पूरी तरह से सुपरविजन भी होगा, कि तुम पढ़ भी रहे हो नहीं, टेस्ट में कैसा परफॉर्म कर रहे हो, अच्छा नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे हो, उसकी पूरी स्क्रूटनी होगी। ओके, सिर्फ मैं पढ़ाने के लिए नहीं हूँ इस बार, मुझे भी रिजल्ट चाहिए 27 में। तो तुम लोग भी पढ़ो, और मैं भी अपनी तरफ से पूरा कॉपरेट करूँगा, तुम्हें पूरी तरह से हेल्प करूँगा। सिर्फ पढ़ाने का काम नहीं है मेरा इस बार, बाकी सारी चीज़ें भी देखूंगा, सो दैट ये टारगेट बैच में इसी तरह से चलेगा। ओके, जिसमें कि हम चीज़ों को कर पाएँ अच्छे तरीके से, और कुछ भी रह ना जाए। फॉसिल फ्यूल्स, ग्राउंड वाटर, और नेक्स्ट है रॉ मटेरियल। नेक्स्ट क्या है? रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। अब सेडिमेंट्री रॉक्स, अब देखो यहाँ से एक बात देखो, और मैं तुम्हें बता दूं जिसको तुम्हारे दिमाग को रेडी रहना चाहिए लिंकअप करने के लिए। लोकेशन, सेडिमेंट्री रॉक्स जहाँ जहाँ इंडिया में होंगे, वहाँ कुछ खास बातें होंगी। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ सेडिमेंट्री रॉक्स होगा, वहाँ पर फॉसिल फ्यूल्स के भी चांसेस होंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि वहाँ पर बिल्कुल होंगे, बट चांसेस तो होंगे। ठीक है,
एक्वीफर्स यानी ग्राउंड वाटर उस एरिया में ज़्यादा स्टोर होगा, ये भी रहेगा चांसेस, ठीक है। और थर्ड, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, दे आर द रॉ मटेरियल्स फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। तो नेचुरली तुम्हें पता चल जाएगा कि सीमेंट इंडस्ट्री कहाँ कहाँ पर इंडिया में है, ओके। जैसे विंध्या वाले एरिया में, तो विंध्या का जो नॉर्थ वाला पार्ट है वो प्योरली सेडिमेंट्री रॉक से बना है, अब समझ में आया। जहाँ पे सतना है, रीवा है, बिलासपुर है, रायपुर है, भिलाई है, ये सब एरिया सीमेंट इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। और वहाँ बहुत रॉ मटेरियल है क्योंकि वहाँ भी सेडिमेंट्री रॉक्स है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि जब तुम्हें ये पता चल जाए कि सेडिमेंट्री रॉक्स की लोकेशन कहाँ कहाँ है, तो तुम्हें साथ साथ ये भी तुम्हारे दिमाग में आएगा, काफ़ी कुछ कनेक्ट कर सकते हो। मैं नहीं कहूँगा 100% होगा, लेकिन काफ़ी कुछ होगा, मैक्सिमम होगा। फॉसिल फ्यूल्स का भी पता चलेगा, एक्वीफर्स का भी, रॉ मटेरियल्स का भी। और ये जो सीमेंट बनता है ना, सिर्फ सीमेंट इंडस्ट्री नहीं, बिल्डिंग मटेरियल्स भी मिलता है हमें, मार्बल वगैरह भी यहाँ से हमें मिलता है सेडिमेंट्री रॉक से। सॉरी, मार्बल तो उसमें चला जाएगा मेटामॉर्फिक में। यहाँ पर देखो, कंस्ट्रक्शन वाले सीमेंट के अलावा हमें सैंडस्टोन और लाइमस्टोन भी यहाँ पे मिलेगा सेडिमेंट्री रॉक्स में, जिससे हम बिल्डिंग्स को, फॉर्म बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब नेक्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है इसका, एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस, ओके। एग्रीकल्चर में भी इसका इंपॉर्टेंस दिखाई दे रहा है। एग्रीकल्चर में क्या इंपॉर्टेंस दिखाई दे रहा है, देखो, इसको भी भूलना नहीं है, एक एक पॉइंट पे वर्क करना है, क्योंकि एग्जाम में यूपीएससी कब क्या करेगा किसी को नहीं पता। लेकिन हम लोग जितना यहाँ पे कर लेंगे, ऑब्वियसली ये अपने आप में बहुत है। तो ये ध्यान रखना, एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस भी हम देखते हैं यहाँ पे। मतलब मेरे कहने का मतलब है, जो क्लास में हो रहा है, जो स्टडी मटेरियल मिल जाएगा तुम्हें, जो कंटेंट मिलेगा, टेस्ट वगैरह होगा, उतना बहुत है। क्योंकि सारे टॉपिक एक ही फ्रीक्वेंसी में हम लोग नहीं कर सकते। अब देखो, ये तो टॉपिक रॉक्स का बहुत सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन ये डिस्कशन जो अभी चल रहा है ये इतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग इसको कनेक्ट कर पाएंगे दूसरी चीज़ों से, या दूसरी और चीज़ों को हम लोग रॉक से कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। ये भी होगा, तो इसलिए इन सबको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से दिमाग में रखना है, पॉइंट्स रखने, पॉइंट्स ही तो है इसमें। तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगा, बस इस पॉइंट्स को रख लेना आराम से। इसमें कोई लैंग्वेज तो इतनी लंबी चौड़ी है नहीं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। लैंग्वेज तुम्हें खुद की देनी है मेंस में, और प्रीलिम्स में लैंग्वेज का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो वेदरिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स टू फर्टाइल सॉइल फॉर्मेशन। एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस क्या है इसमें, एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस ये है कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स होता है, उसके टूटने फूटने पे जो ऊपर की परत होती है, वो फर्टाइल यानी कृषि के लिए उपयुक्त हो जाती है, एग्रीकल्चर के लिए। और इसमें हम लोग एग्रीकल्चर करके क्रॉप्स ग्रो करा सकते हैं, है ना। एग्रीकल्चर में इसका बहुत इंपॉर्टेंस दिखता है, क्योंकि ये फर्टाइल सॉइल की फॉर्मेशन करती है। वेदरिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स टू फर्टाइल सॉइल फॉर्मेशन। दो बातें यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्या, एक तो वेदरिंग से भी सॉइल फॉर्मेशन होता है ना, और सेडिमेंट्री रॉक्स भी हेल्प करता है फर्टाइल सॉइल फॉर्मेशन में। वेदरिंग एंड इरोजन, आई हैव टोल्ड यू, ये ऐसे टर्म है जो सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक से अटैच्ड है, ना कि किसी और रॉक से, ठीक है। मीन इग्नियस और मेटामॉर्फिक से नहीं है। चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट में, जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। प्रोवाइड एविडेंस ऑफ एंशिएंट सीज, डेजर्ट्स एंड ग्लेशियल, ओके। प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ एंशिएंट सीज, डेजर्ट्स एंड ग्लेशियल, प्राचीन समुद्रों, मरुस्थलों तथा हिमयुगों की जानकारी देता है। देखो, जो हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि हिस्टोरिकल जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, इसका टाइम स्केल को लेकर भी है ना। हम फॉसिल्स के थ्रू काफ़ी कुछ पता लगा पाते हैं, रॉक्स की एज वगैरह, क्लाइमेट वगैरह, इन्वायरमेंट वगैरह, सब कुछ पता लगा पाते हैं। तो इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। अगर हम एंशियंट सीज के बारे में, डेजर्ट के बारे में, या ग्लेशियर्स के बारे में अगर हमें कोई जानकारी चाहिए, तो वो भी हमें सेडिमेंट्री रॉक से मिलती है। अब तुम देखो, ये पॉइंट जो है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, मैंने कहा ना, सब कुछ बेसिक्स है, अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अब इससे रिलेटेड तुम्हें पता ही है कि आने वाले टाइम में एग्जाम में ओशन कितना इम्पोर्टेंट है, डेजर्ट कितना इम्पोर्टेंट है, ये हिमयुग यानी ग्लेशियल एज भी कितना इम्पोर्टेंट है, आइस एज भी कितना इम्पोर्टेंट है। इन सब में
कहीं ना कहीं इन सब की जानकारी के लिए सेडिमेंट्री रॉक्स भी इंपॉर्टेंट है। कभी भी इस तरह का एस्से या आर्टिकल अगर आता है या क्वेश्चन आता है मेंस में, तो तुम्हें या केस स्टडी, इस इंफॉर्मेशन को भी तुम डाल सकते हो कि भाई सेडिमेंट्री रॉक्स हमें ये सब जानकारी देता है। ऑब्वियसली तुम्हारा आंसर क्या होगा, दूसरों से थोड़ा अलग तो हो ही जाएगा, जो इस तरह की जानकारी वहां पर नहीं देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस। नहीं, हाँ यही है ना, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में क्या है देखो, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में यहाँ पे दे रखा है सपोर्ट माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इस सेडिमेंट्री रॉक से हम क्या करते हैं, माइनिंग करते हैं और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, झारखंड के एरिया में कोयला निकलता है। कोयला कौन से वाले में से निकलेगा, कोयला सेडिमेंट्री रॉक से निकलेगा, है ना। इसका मतलब झारखंड में मेटामॉर्फिक भी है और सेडिमेंट्री भी है, ध्यान रखना। सपोर्ट माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक, तो यहाँ पर माइनिंग और इंडस्ट्री, जहाँ अगर हमें मिनरल्स मिलेगा तभी तो हम इंडस्ट्री भी लगा पाएंगे। अगर मिनरल्स मिलेगा ही नहीं तो हम इंडस्ट्री लगा ही नहीं पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी वजह होती है। यानी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, यू मस्ट नो कि ये सब चीज़ें होती हैं, है ना। मतलब ये कहीं ना कहीं से हम ये देख पाते हैं कि मिनरल्स और माइनिंग और इंडस्ट्री, तीन टर्म यहाँ पे आ रहे हैं। मिनरल्स, माइनिंग भी अपने आप में एक इंडस्ट्री है, और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, इन तीनों का रोल सेडिमेंट्री रॉक से है। तो हाँ बिल्कुल है, ठीक है ना। तो कई प्रकार के हमें रॉ मटेरियल्स मिलते हैं। यहाँ पे एक और पॉइंट मैं बता दे रहा हूँ, रॉ मटेरियल्स यानी कच्चा माल मिलता है। और वो कच्चा माल क्या होता है, कहाँ पर ज़रूरत है उसकी, इंडस्ट्री में ज़रूरत है। उसकी माइनिंग करके हम उस मिनरल्स को निकालते हैं, ओर को निकालते हैं, और फिर इंडस्ट्री में ले जाके उसको प्योर फॉर्म में भी निकालते हैं। ये सारा प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट इकोनॉमिकली सेडिमेंट्री रॉक्स हो जाता है हमारे लिए, है ना। तो ध्यान रखना। अच्छा, देखो जैसे कि हमारे कंट्री में 98% कोयला, कोल, कौन सी आई मीन कौन सा कोयला है, इसको हम कहते हैं गोंडवाना कोल, है ना। नाइन्टी गोंडवाना एट कोल। परसेंट गोंडवाना कोल है। और ये गोंडवाना कोल, इसमें सबसे ज़्यादा तुम्हें छोटा नागपुर प्लेटू में मिलेगा गोंडवाना कोल। ठीक है, तो कहते हैं कि भाई गोंडवाना कोल ज़्यादातर अगर देखा जाए तो दामोदर वैली, है ना, महानदी वैली, गोदावरी वैली, इन सब में गोंडवाना कोल मिलता है। तो भाई वही हो गया ना, महानदी वगैरह उड़ीसा झारखंड छोटा नागपुर के बेल्ट में ही आता है। इन एरियाज में कोल बहुत ज़्यादा तुम्हें मिलेगा, है ना। और बाकी जो गोंडवाना के बाद जो मतलब कोयला बचेगा वो टर्शियरी एज का होगा। ठीक है, गोंडवाना एज का सबसे ज़्यादा, थोड़ा बहुत टर्शियरी एज का भी कोयला मिलता है। ओके, तो ये सब चीज़ें तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई इंडिया में सेडिमेंट्री रॉक्स ही इन सब चीज़ों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस पे। अगला पॉइंट हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि भाई सेडिमेंट्री रॉक्स का क्या सिग्निफिकेंस होगा, इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस क्या है। तो सेकेंडरी रॉक्स जो, सॉरी, सेडिमेंट्री रॉक्स पार्टिसिपेट करता है, वैसे सेकेंडरी भी बोलते हैं, अगर मेरे मुंह से सेकेंडरी निकल रहा है ये भी सही बात है कि सेडिमेंट्री को सेकेंडरी कहते हैं, और इग्नियस को क्या कहते हैं, प्राइमरी, और मेटामॉर्फिक को क्या कहते हैं, टर्शियरी। ठीक, तो सीक्वेंस में बनता है, प्राइमरी और सेकेंडरी में जब हीट और प्रेशर आता है तब जाके उसका मेटामॉर्फिक रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। और मेटामॉर्फिक रॉक्स इसी प्राइमरी और सेकेंडरी का क्या है, दूसरा फॉर्मेशन है, यानी उसमें थोड़ा बहुत उसके रूप में चेंज आ जाता है, तभी वो मेटामॉर्फिक कहलाता है। नाउ लेट्स कम टू द इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस। हम यहाँ बात करने वाले इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस की। तो इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस में क्या है कि ये जो पत्थर है, कार्बन चक्र में, कार्बन साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पार्टिसिपेट इन कार्बन साइक्लिंग टू लाइमस्टोन डिपॉजिट। यानी कि कार्बन का चक्र, जो तुमने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, वो कार्बन का चक्र चलता रहता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर से ज़मीन में, ज़मीन से फिर एटमॉस्फेयर में। तो उसमें क्या होगा, चूना पत्थर,
यहाँ पर एक रॉक है जिसको सेडिमेंट्री और सादी चट्टान कहते हैं। वह चूना पत्थर, तो चूना पत्थर के माध्यम से कार्बन चक्र में, कार्बन साइकिल में इम्पॉर्टेंट इसका भूमिका है। और कार्बन साइकिल किसका, इन्वायरमेंट का सेक्शन है, जो कि एनसीईआरटी वगैरह में दे रखा है, चाहे वो कार्बन साइकिल हो, नाइट्रोजन साइकिल हो, सल्फर साइकिल हो, है ना, सारा कुछ ऑक्सीजन साइकिल दे रखा है उसमें। वहाँ से हम लोग इन्वायरमेंट में भी पढ़ते हैं इसको, इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में भी कवर करते हैं। देखो अब तुम्हें ये दिख रहा होगा कि यूपीएससी या कोई भी पीसीएस के एग्जाम में, है ना, चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हैं। और इंटरकनेक्टेड होने की वजह से हमें इसी तरह से अपनी स्टडी को आगे लेकर जाना पड़ेगा, अपनी प्रिपरेशन को आगे लेकर जाना पड़ेगा, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। दैट्स आई एम ऑलवेज सेइंग कि क्लासेस मिस मत करो, बहुत कुछ मिस करोगे। ये एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तब फिर तुम कहना कि सर ने क्या कहा था, उस समय बातें याद आएंगी। अब हम चलते हैं अगले रॉक्स की तरफ, जिसको हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। ओके, मेटामॉर्फिक रॉक्स में हम देख पा रहे हैं, देखो इंट्रोडक्शन वही है। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स भी कैसे बनता है, ये सब डिस्कशन हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में ही कर लिया है। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म व्हेन एग्जिस्टिंग रॉक्स मतलब कोई भी, इधर इग्नियस और सेडिमेंट्री, तीन है ना। सेडिमेंट्री। तो इग्नियस और सेडिमेंट्री, इन दोनों में अगर कोई फिजिकल या केमिकल चेंज होता है ड्यू टू हीट एंड प्रेशर, ठीक है, और केमिकली एक्टिव फ्लूइड्स, विदाउट मेल्टिंग, मेल्टिंग नहीं होगा फिर भी चेंज हो जाएगा, है ना। पूर्ववर्ती सेलें, पहले से जो रॉक्स है उसमें हीट और प्रेशर और केमिकल रिएक्शंस के इफेक्ट से बिना मेल्ट हुए जो रॉक्स में चेंज आता है, उसके बाद उस रॉक को क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक या कायांतरित शैल कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। मार्बल, स्लेट, ये सब एक नॉर्मल से कॉमन एग्जाम्पल है। स्लेट, क्वार्ट्जाइट, ठीक है। और इसमें तुम देख सकते हो कि ये डायग्राम थोड़ा उल्टा हो गया है, ये क्वार्ट्जाइट है ना, ये पत्थर क्वार्ट्जाइट है। ये सब मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं ताकि तुम्हें और भी आसानी से चीज़ें दिख जाएंगी, है ना। तो यहाँ पर ये जो रॉक्स है इसमें देखो नीस है, ये ग्रेनाइट था जो नीस में कन्वर्ट हो गया। मैं कई बार क्लास में बता चुका हूँ सेशन में, ग्रेनाइट ही नीस में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू ओवर हीटिंग एंड ओवर प्रेशर। तुम देखो इसमें इसका फॉर्म चेंज हुआ है, फॉर्म चेंज हुआ है। पहले मान लो ये प्योर, इसमें कुछ भी इस तरह का ये सब दिख रहा है ना तुम्हें, थोड़ा बहुत लाइंस वगैरह, ये लाइंस जो है ये नहीं थी, लेकिन ये हो गई प्रेशर की वजह से। ओके, देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, इनका क्या विशेषता है इन रॉक्स की। रॉक्स का डायग्राम तुम देख ही चुके, सेडिमेंट्री में भी हमने देखा था। ये मेटामॉर्फिक रॉक्स का डायग्राम है। नाउ अब इसको हम देखते हैं कि भाई इनकी विशेषताएं क्या है, इन सैलों की, इन चट्टानों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ओके, देखो कहते हैं कि भाई ये दे आर डिराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स, दे आर डिराइविंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स, यानी पहले से ही जो रॉक्स है, अभी बताया इग्नियस और सेडिमेंट्री, आग्नेय और अवसादी जो पहले से ही है उसके फॉर्म में चेंज हुआ। ओके, और इसके बाद देखो रिक्रिस्टलाइजेशन, यहाँ पर जो मिनरल्स हैं, यहाँ पर जो मिनरल्स होते हैं इसके मेटामॉर्फिक यानी कायांतरित सेल के, रूपांतरित चट्टान के रीऑर्गेनाइज होते हैं, फिर से ऑर्गेनाइज होते हैं और नया क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है। ये ध्यान रखना कि रिक्रिस्टलाइजेशन या पुनस्फटीकरण ये किस में होता है, कौन से रॉक में होता है, देन दैट इज मेटामॉर्फिक। ओके, ध्यान रखना इस बार क्वेश्चन भी बहुत ही, तुम लोगों के टारगेट बैच का जो क्वेश्चन होगा पूरी तरह से स्टेट पीसीएस और यूपीएससी को ध्यान में रख के बनेगा, है ना, पूरी तरह से ध्यान रखना। इसलिए एग्जाम में अच्छे से पढ़ो, कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ लो, इसके बाद बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, लेकिन कोई एक ऐसा टॉपिक जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसमें तुम बहुत गहराई से चले जाओगे तो वो तो टाइम वेस्टेज हो गया, है ना। किस में गहराई से जाना है, किसमें डेप्थ में जाना है, वो भी मैं आगे बताता रहूँगा। अभी फ़िलहाल इस टॉपिक को हम ऐसे ही लेके चलेंगे, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए बेसिक्स। लेकिन फिर भी देखो कि इसमें कितनी सारी इंफॉर्मेशन है,
कहने को सब कुछ बेसिक है, बट अंदर बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई, इसलिए ये सेशन चलता है, डिस्कशन का सेशन चलता है, ताकि हम लोग ये सारी चीज़ें समझ सके कि हाँ ये सब कुछ और भी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। कहने को बेसिक है, एनसीईआरटी में भी दिया है, दिया होगा ये सब, खैर इतना नहीं दिया है लेकिन उसमें भी दिया है, बट क्लैरिटी नहीं मिलती उससे। भाई उसमें इंटरकनेक्टिंग, क्योंकि स्कूल के बच्चों के लिए है, तो भाई उतना ज़्यादा उनको समझा के कोई फ़ायदा नहीं हो, बच्चे बेचारे 11th 12th में ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाएंगे, इसलिए उन पर इतना प्रेशर नहीं डाला जाता है। नेक्स्ट इसका है हार्ड एंड कॉम्पैक्ट। मेटामॉर्फिक तुम्हें पता है इग्नियस से भी हार्ड होता है, इग्नियस से ज़्यादा हार्ड और इग्नियस से ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है। देखो लिखा है ना, जनरली हार्डर एंड डेंसर देन पेरेंट रॉक, क्योंकि इसमें दबाव पड़ रहा है ना, इसमें प्रेशर है, प्रेशर की वजह से इसके मॉलिक्यूल्स और पास पास आ जाते हैं, तो ये हार्ड हो जाता है। दे आर हार्ड एंड कॉम्पैक्ट। हार्ड एंड कॉम्पैक्ट इग्नियस भी है, सेडिमेंट्री नहीं है, इग्नियस भी है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पर, यहाँ पे हार्ड नहीं है, ये हार्डर है, किससे? पेरेंट रॉक से, यानी कि जो इग्नियस है या फिर सेडिमेंट्री है उससे ज़्यादा हार्ड है। फोलिएशन, नेक्स्ट इज फोलिएशन। फोलिएशन में क्या है, देखो, मिनरल्स अरेंज इन पैरेलल लेयर्स अंडर प्रेशर। मिनरल्स क्या होता है, पैरेलल लेयर्स में प्रेशर में, पैरेलल लेयर्स में प्रेशर में आ जाते हैं। मान लो जैसे कि तुम्हें दिखाया था अभी डायग्राम में, तो भाई किस तरह से, ये देखो, फिर से एक बार देख लो, दैट यू कैन सी। देखो इसमें पैरेलल लाइंस है ना, इसमें भी है, इसमें भी है, और इधर भी रॉक्स में पैरेलल लाइंस दिख रहा होगा तुम्हें। तो ये पैरेलल लाइंस कैसे बन रही है, प्रेशर की वजह से, है ना, ध्यान रखना। मिनरल्स वहां पे जाके इकट्ठा हो जा रहे हैं, एक तरह के मिनरल्स एक लाइन में, दूसरी तरह के मिनरल्स दूसरी लाइन में, ठीक है। तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स का ये सब पहचान होता है। ध्यान रखना, एग्जाम सिविल सर्विसेज का वही क्लियर करता है जो कंसिस्टेंटली वर्क करता है ना। जो ऐसा एक दिन पढ़ना है एक दिन नहीं पढ़ना है, ऐसे लोग दूसरे एग्जाम की तैयारी करें, इस एग्जाम की तो नहीं। खैर, इसमें मैं हमेशा कह रहा हूँ कि जो भी यहाँ पर स्टूडेंट होंगे वो सीरियस होंगे या तो, नहीं तो नहीं होंगे, है ना। जब तुम्हारे ऊपर इतनी मेहनत हो रही है, तुम भी मेहनत करो, मैं भी रेडी हूँ तुम्हारा रिजल्ट देने के लिए। एब्सेंट नहीं होना है, ध्यान रखना। हाँ, जेन्यून रीजन से हो जाओ, मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई किसी की तबीयत खराब है, कोई अर्जेंट काम है जो जहाँ तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, पता चला बर्थडे में जा रहे हो तो सर आज बर्थडे में जाना है मैं नहीं आ पाऊंगा, इस तरह के एक्सक्यूज़ नहीं होने चाहिए, है ना। किसी का बर्थडे, किसी का शादी हुआ, दूसरों को खुश करके क्या करोगे, है ना। तुम जब दुखी होगे तो कोई नहीं आएगा तुम्हारे पास, ध्यान रखना। दूसरों को खुश करना बंद करो, अपने आप पे वर्क करो, और सिलेक्शन होता है, लोगों का हो रहा है। आखिर 1,000 सीट तो भरती है ना, किससे भरती है, एलियन से क्या, कौन भरेगा? तुमसे भी जो बिल्कुल ही बिलो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, तुम लोग तो ठीक ठाक स्टूडेंट हो, एकदम बिलो एवरेज स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाते हैं जस्ट बिकॉज कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिकली वर्क करते, इमोशनल नहीं होते, है ना। सिचुएशन इनको हिला नहीं पाती, भाई सिचुएशन खराब है आज हम क्या करें, मूड खराब है तो 2 दिन आराम कर लिया, ये क्या मतलब है भाई? दिन में 365 दिन है ही, तुम दो, हर वीक में 2 दिन मूड खराब होगा तुम्हारा तो तुम सोचो, महीने में 8 दिन तो मूड खराब हो गया, साल में कितना दिन हो गया बताओ, साल में कितना हो गया? 96 सर। 96। तो तुम बताओ, लगभग 250 दिन ही तो तुम पढ़ोगे, साल का तो तुम 100 दिन मूड खराब करने में लगा दिए, है ना, या फिर अपने आप को इन्वायरमेंट चेंज करने में। टाइम बिल्कुल नहीं है, ये लोग समझते नहीं है, और उसके बाद क्लास में आएंगे फिर समझ में नहीं आएगा, टेस्ट नहीं देंगे क्योंकि उनको पता है जब पढ़ाई नहीं है तो एग्ज़ाम में बैठकर क्या फ़ायदा। भाई मैंने एक चीज़ जान लिया है, या तो पढ़ाऊंगा या नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ाऊंगा तो अच्छे से, ताकि तुम पर पूरा तुम्हारा मतलब तुम्हारी तरफ, तुम्हारे लिए पूरी तरफ से हेल्प करके मैं अपनी तरफ से पूरी हेल्प करूंगा, बशर्ते तुम्हें मुझसे ज़्यादा सीरियस रहना पड़ेगा, ध्यान रखना। और तुम्हें रहना पड़ेगा, जो लोग कर रहे हैं ध्यान रखना, उनको तो मैं कराऊंगा ही, कैसे भी सीरियस तो रहना पड़ेगा तुम्हें। और अगर तुमने कंटिन्यूअसली कर लिया, ठीक है, मूड खराब है कोई बात नहीं, फिर भी पढ़ूंगा मैं, ठीक है, ये एटीट्यूड रहना चाहिए।
ऐसा नहीं कि 3 दिन घूमने चले गए, टाइम ही नहीं है। 365 डेज तो है। देखो 26, तुम अभी न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे, 2026, 6 महीना निकल गया लो। हाँ, अब 27 आ जाएगा, उसको सेलिब्रेट करें। एक दिन दिवाली, एक दिन होली, एक दिन ईद, एक दिन रमजान, एक दिन कुछ ना कुछ चलता रहेगा। इसमें क्या है, इस दिन क्रिसमस भी है। तो 100 दिन तो तुम्हारा मूड खराब, बाकी 50 दिन त्योहार, 10-20 दिन बीमार, कितना बचेगा 365 में, तुम ही सोचो, है ना। ये ध्यान रखना है कि बहुत टाइम नहीं है जितना हम सोचते हैं, 1 साल कुछ भी नहीं है। हाँ, संतोष के लिए ठीक ठाक टाइम है। संतोष 29 में देगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। बट जिनको 27 में देना है वो तो अपना सीट बेल्ट बांध लें। फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट की, फॉर्मेशन ऑफ, क्या हम देख क्या रहे थे, ये पॉइंट देख रहे थे क्या? नहीं, वो काफी नीचे आ चुके हैं हम देख रहे थे। तो बता रहे थे सर, मेटामॉर्फिक रॉक्स हार्डर देन इग्नियस। यही है ना, हाँ। पैरेलल प्रेशर, प्रेशर के कारण उनका पैरेलल लेयर लाइनिंग, होता है, यस सर, लाइनिंग है। समांतर लाइनिंग हो जाते हैं। उसके एग्जांपल्स में स्लेट, सिस्ट और नीस है, ठीक है। ये सब एग्जांपल किसके, मेटामॉर्फिक रॉक्स। नॉर्मल एग्जांपल, एग्जांपल तो बहुत है, अभी 2-3 बस दिया हुआ है। और लॉस ऑफ ओरिजिनल फीचर, मतलब इनका टेक्सचर यानी बनावट, ठीक है, और जीवाश्म, ये खत्म हो जाते हैं। किस लिए, प्रेशर इतना रहता है। ज़्यादा प्रेशर में अगर फॉसिल्स है, फॉसिल्स किस में होगा, सेडिमेंट्री रॉक्स में। सेडिमेंट्री रॉक्स अगर मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट होता है, ठीक, मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट होता है, तो उसके जो जीवाश्म है, सेडिमेंट्री वाले ही, जो मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट होगा, तो जब मेटाफॉर सेडिमेंट्री में जब रहेगा तब तो फॉसिल्स रहेगा, लेकिन ये सेडिमेंट्री जब मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसका फॉसिल्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, ओके। इग्नियस में तो रहता ही नहीं है, तो इग्नियस मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका फॉसिल से कोई मतलब ही नहीं है। हाईली रेजिस्टेंस, क्योंकि अब ये बताओ तीनों रॉक्स में सबसे हार्डर रॉक कौन है, मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक। तो इग्नियस भी रेजिस्टेंट था, लेकिन मेटामॉर्फिक तो और ज़्यादा रेजिस्टेंट होगा, है ना। यानी इसको आराम से तोड़ा फोड़ा नहीं जा सकता। क्लाइमेट भी इसको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत टफ रॉक है, प्रेशर की वजह से और टफ हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, इंक्रीज डेंसिटी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इंक्रीज डेंसिटी। प्रेशर मेक्स रॉक्स डेंसर, प्रेशर मेक्स रॉक्स, प्रेशर मेक्स रॉक्स डेंसर होना चाहिए यहाँ पे, टाइपिंग मिस्टेक है। डेंसर दबाव के कारण घनत्व तो बढ़ जाता है। अट्रैक्टिंग अपीयरेंस, तुमने अभी रॉक्स को देखा ही, थोड़ा सा अट्रैक्टिव तो लग ही रहा है, अच्छा लग रहा है देखने में, है ना। ये लाइन लाइन है, ये है ना, ये देखो, ये रॉक्स तुमने देखा हो, किसने देखा है ये सब रॉक्स, देखा तुम लोगों ने? यस सर, नदी वदी के किनारे मिल जाता है ऐसा ना, मेरे घर के ही पास में सर, बहुत सारा है सर। घर के पास में है। हाँ, तो बिल्कुल इस एरिया में तो रहता ही है। ये रॉक्स मेटामॉर्फिक है, और इससे आग वाग भी निकलता है मेरे ख्याल से ना, इसको टकराने से। यस यस सर, मैंने किया भी है सर, चेक किया था इसे। क्या था? बहुत सारा ट्राई किया हुआ है सर। ये रखने में, जमीन में रखने पे बढ़ने भी लगता है सर, इसका साइज बढ़ने लगता है। है? हाँ यस सर, साइज बढ़ता है इसका, कुछ पत्थर के साइज बढ़ने लगते हैं जमीन में रखने से, मिट्टी में दबा देने से। कोई नई जानकारी है, ठीक है। हम लोग आते हैं अपने फिर से टॉपिक पे, कहाँ थे? अट्रैक्टिव अपीयरेंस, तो पैटर्न, कलर्स, लाइंस वगैरह इनकी अच्छी होती है। इसमें मिनरल कॉन्सेंट्रेशन भी ठीक ठाक होता है
है ना। महत्वपूर्ण आर्थिक खनिज भी इसमें पाए जाते हैं। सेडिमेंट्री में खैर वो होते ज़्यादा कोयला वगैरह, नेचुरल वगैरह, मतलब उसमें तो कन्वेंशनल सोर्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसमें भी कम नहीं होते हैं। इसमें भी मिनरल्स वगैरह ठीक ठाक मात्रा में पाए जाएंगे। और वैल्यूबल मिनरल्स में कह रहा है कि वैल्यूबल मिनरल्स मिलता है तो भी ठीक बात है। इग्नियस मेटामॉर्फिक में तो मिनरल मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। सेडिमेंट्री में कन्वेंशनल मिलेगा ज़्यादा, और इसमें फेरस, नॉन फेरस, ये सब में मिलेगा, इसमें मेटामॉर्फिक में। ठीक है, जैसे लाइमस्टोन, मार्बल, सब इसमें तुमको। लाइमस्टोन तो खैर सेडिमेंट्री हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाता है मार्बल में, सिस्ट में। मार्बल, सिस्ट वगैरह ये सब तुमको ठीक ठाक, नीस, स्लेट, है ना, फाइलाइट, ये सब रॉक्स तुमको ठीक ठाक मिल जाएंगे। फॉर्मेशन अंडर एक्सट्रीम कंडीशन, नेक्स्ट पॉइंट है। डेवलप अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो बता ही दिया है। देखते हैं सिग्निफिकेंस, इसका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सिग्निफिकेंस। कायांतरित सेलों का महत्व। तो ये जो कायांतरित सेल, या फिर वही है, आई मीन टू से मेटामॉर्फिक रॉक्स, तो सिग्निफिकेंस हम देख रहे हैं इस वाले में, नेक्स्ट पॉइंट में। कैरेक्टरिस्टिक्स हैज बीन ओवर, नाउ सिग्निफिकेंस। कंस्ट्रक्शन मटेरियल इन बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स एंड फ्लोरिंग। भवनों, स्मारकों एवं फर्श निर्माण में उपयोग। एग्जाम्पल मार्बल, स्लेट, क्वार्ट्जाइट। ये ध्यान रखना कि कंस्ट्रक्शन में इसका सेडिमेंट्री का भी था, जहाँ भी है इसमें सैंडस्टोन वगैरह था ना, लाइमस्टोन। यहाँ पर मार्बल यूज़ करते हैं हम लोग, स्लेट यूज़ करते हैं, क्वार्ट्जाइट यूज़ करते हैं। डेकोरेटिव स्टोन भी यहाँ से मिलता है, ताजमहल वगैरह में मार्बल लगाया गया है। सोर्स ऑफ मिनरल्स लाइक ग्रेफाइट, पेंसिल वगैरह बनता है, गार्नेट, माइका, टॉल्क, टाल्कम पाउडर होता है ना, टाल्कम पाउडर गर्मियों में, वो माइका पता ही है, गार्नेट, ग्रेफाइट पत्थर, ये सब भी मिलेगा। फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स, इसका हिमालय में या कई सारे माउंटेन्स में मेटामॉर्फिक रॉक्स मिलता है, बिकॉज प्रेशर बहुत है ना उसमें। देखो हिमालय कहते हैं, हिमालय में जनरली सेडिमेंट्री रॉक्स मिलता है, लेकिन कई जगह हिमालय में बहुत ज़्यादा प्रेशर हुआ है, यानी इस सेडिमेंट्री रॉक्स में प्रेशर हुआ है, इसमें कन्वर्ट हो गया वहाँ पे वो मेटामॉर्फिक, है ना। फॉर एग्जांपल ग्रेटर हिमालय वगैरह, इसमें मेटामॉर्फिक रॉक मिलेगा। और फिर शिवालिक एकदम नया है, शिवालिक रेंज में तुमको सेडिमेंट्री मिलेगा, वो भी एकदम भुरभुरा वाला। अभी लैंडस्लाइड्स वगैरह ज़्यादा होता है शिवालिक, है ना, ढीली मिट्टी है। जूलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी है, भाई प्लेट टेक्टोनिक और क्रस्टल इवोल्यूशन वगैरह भी हमको मेटामॉर्फिक रॉक से पता चल जाता है। रिवील टेक्टोनिक हिस्ट्री एंड क्रस्टल इवोल्यूशन, विवर्तनिकी इतिहास और भूपर्पट्टी विकास की जानकारी देता है। इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है इसका, रॉ मटेरियल्स फॉर सेरामिक्स, एब्रेसिव एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, इन सबको भी कच्चा माल अवेलेबल करवाता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस, है ना, प्रतिरोधी सेल है, मतलब इतना रेजिस्टेंस है कि भाई ड्रेनेज और लैंडफॉर्म्स को भी ये अफेक्ट करता है, उसमें ज़्यादा चेंज नहीं करने देगा, क्योंकि मेटामॉर्फिक है तो जैसी है वैसी रहेंगी, है ना। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, माइनिंग और स्टोन इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है। झारखंड में इस तरह के रॉक्स ज़्यादा हैं, तो जेपीएससी वगैरह देते हैं उनको भी थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है। झारखंड मिनरल्स रिच, सिंहभूम और छोटा नागपुर मेटामॉर्फिक रॉक्स। कहाँ पर मेटामॉर्फिक रॉक मिल रहा है झारखंड में? सिंहभूम और छोटा नागपुर। तो छोटा नागपुर में ही सिंहभूम ही आता है, दोनों को एक साथ यहाँ पे लिखा हुआ है, एक ही बात है, सिंहभूम या छोटा नागपुर। यहाँ क्या मिलता है? माइका, कॉपर, यूरेनियम, आयरन ओर।
है ना। ये छोटा नागपुर बेल्ट में ये मेटामॉर्फिक रॉक्स मिलते हैं। टूरिस्ट भी यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स को देखने आते हैं जो इस मेटामॉर्फिक रॉक से बना है। वहाँ पर टूरिज्म इंडस्ट्री भी काम करती है। ठीक है, अब ये कंक्लूजन है लास्ट में फाइनली। इग्नियस रॉक्स बिल्ड्स द क्रस्ट। ध्यान से समझो, इग्नियस रॉक क्या करता है, क्रस्ट का बिल्ड करता है, क्रस्ट को। सेडिमेंट्री रॉक्स, है ना, रिकॉर्ड्स क्या, वही जो हिस्ट्री है जो अर्थ का, अर्थ हिस्ट्री, ठीक है, यहाँ लिखा है ना। एंड मेटामॉर्फिक रॉक रिवील अर्थ इंटरनल डायनामिज्म। ये लास्ट में कंक्लूजन था इन चट्टानों के बारे में। ओके, तो आज हमारा ये सेशन फिनिश होता है। अब जो भी मिसैलनियस है रॉक्स के बारे में, रॉक साइकिल वगैरह, वो सब हम लोग अगले मंडे को जो भी इससे करंट अफेयर्स मिसैलनियस वगैरह जुड़ा होगा वो देखेंगे। एंड ट्यूसडे को हमारा टेस्ट होगा। ओके गाइज,